नमस्कार। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आप लोग के लिए ज्ञानवर्धक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर में कोई रोग होने पर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने कार्य को सुचारू ढंग से अस्थायी रूप से नहीं कर पाता है और इस स्थिति में उसे डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता होती है और फिर वह रोग मुक्त होकर के फिर से अपने कामों में लग जाता है। परंतु समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के शारीरिक रोग नहीं हो, फिर भी वो अपने दैनिक कार्यों को सुचारू ढंग से संचालित नहीं कर पाते हैं और उनके व्यवहारों में असामान्यताएं देखने को मिलती है। जैसे कि हम कह सकते हैं भविष्य के प्रति आवश्यकता से अधिक चिंतित होना या कभी कभी आत्महत्या जैसी बातें करना। इस प्रकार के जो असामान्य लक्षण हैं, असामान्य व्यवहार जिसे हम अवांछनीय व्यवहार भी कह सकते हैं, इन लक्षणों के आधार पर सामान्य तौर पर हम यह मान सकते हैं जो इस व्यक्ति में रोगी के मानसिक रोग के कुछ न कुछ लक्षण जरूर हैं और सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी कहा जाता है। तो इस स्थिति में आवश्यकता इस बात की है जो उन्हें किसी क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट से चिकित्सा और उनके परामर्श की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो रोग मुक्त हो सके और अपने दैनिक कार्यों में लग सके। आज के इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में हम मानसिक रोगी यानी मेंटल इलनेस, जिसे हम मानसिक बीमारी भी कहते हैं, क्या है, इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है और इनके लिए क्या क्या रेफरल सर्विसेज हैं, ये इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें हमने स्टूडियो में बुलाया है, वो हमारे साथ है। कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम आपको अपना टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर बता दें। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2953-2844 और 2953-2845। हमारा फैक्स नंबर है 011-2953-6134। हमारा टोल फ्री नंबर है 1600-12345। आप अपना सवाल चर्चा समाप्ति के बाद इसी नंबर पे कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है सवाल करते समय आप इस टॉपिक से रिलेवेंट सवाल ही पूछें और टीवी सेट के वॉल्यूम को लो पर रखें। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपका परिचय आमंत्रित विशेषज्ञ से कराते हैं। हमारे दाईं तरफ मौजूद हैं मिस भारती तिवारी, जो सार्थक में कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मोबाइल मेंटल हेल्थ टीम एंड ट्रेनिंग यूनिट की इंचार्ज है। मिस भारती, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अचल भगत, जो कि अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरापिस्ट हैं और सार्थक नामक एनजीओ में डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर भगत, आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम डॉक्टर भगत की ओर चलते हैं। हम डॉक्टर भगत से हम ये जानना चाहेंगे कि मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, यानी मानसिक बीमारी क्या है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इस संदर्भ में हमारे ऑडियंस को बताएं। डॉक्टर भगत प्लीज। थैंक यू सुबोध। आप सबको भी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अचल भगत है। मैं पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। मैं हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग बीच बीच में करता रहूँगा ताकि सब लोगों को मेरी बात समझ में आ सके। अगर बात नहीं समझ में आएगी तो बाद में जब प्रश्न उत्तर की बात आएगी तो पूछ सकते हैं। So I'll try and use as much English and as much Hindi so that everybody can understand what I'm saying. First, I'll present some facts about mental illness and then we can go on to a question answer section. So let's see what is mental illness. First thing that we have to remember is that mental illness is not mental retardation. Sometimes people confuse mental illness and mental retardation. मंद बुद्धि होना और मानसिक रोग से पीड़ित होना दो फर्क बातें हैं। मंद बुद्धि में हमारी बुद्धि और की क्षमता जो है वो बचपन से कम होती है और मानसिक रोग में हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, बिहेवियर, थॉट्स, मूड में चेंजेस आते हैं जो कि जीवन में थोड़े अरसे के बाद आते हैं। अक्सर मानसिक रोग
बचपन से भी शुरू हो सकता है, पर अक्सर ये एडोलेसेंट एज से शुरू होता है और जाता है कोई 45 साल की उम्र तक, और 15 से 45 साल की उम्र में ज़्यादा शुरू होता है। मानसिक रोग में जैसे मैंने कहा, मेनली व्यवहार की, विचार की, भावना की और सोचने की शक्ति में चेंजेस आते हैं। और एक और बहुत बड़ी चेंज आती है कि हम यथार्थ से कट जाते हैं। सो चेंजेस ऑफ बिहेवियर, चेंजेस ऑफ मूड, चेंजेस ऑफ थॉट, changes of higher mental functions and a disconnection with reality। इसके बारे में फिर और आगे चर्चा करेंगे। एक और दूसरी बात जो मैं बहुत साफ साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मानसिक रोग के बारे में काफ़ी मिथ्या है। There are many myths about mental illness. So one major fact that I want to say very clearly is कि आज की रिसर्च ये कहती है कि ज़्यादातर मानसिक रोग दिमागी हालात में चेंजेस में की वजह से होते हैं। दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनमें चेंजेस होने की वजह से मानसिक रोग सामने उभर के आता है। हमारे मानसिक स्थिति का उसमें काफ़ी रोल रहता है, हमारी व्यक्तित्व का उसमें काफ़ी रोल रहता है, हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस का उसमें काफ़ी रोल रहता है, पर जो अंडरलाइंग कॉज है वो एक दिमाग में केमिकल की चेंज की वजह से होता है। तो अगर देखें कि मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं, एक मानसिक रोग अगर माना जाए साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को, तो सबसे पहले बात होती है मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर और माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में फ़र्क ये होता है कि मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में रियलिटी से, यथार्थ से हम लोग कट जाते हैं। दूसरा होता है माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। इसमें हमारे जीवन के ऊपर उतना असर नहीं पड़ता जितना कि मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से पड़ता है। मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के अगर एग्जाम्पल लेंगे तो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पैरानॉइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिलूजनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के अगर एग्जाम्पल लेंगे तो एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर करके एक बीमारी होती है, वो हो सकती है, वहम की बीमारी कहते हैं। तो घबराहट की बीमारी, उदासी की बीमारी, वहम की बीमारी, ये माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। एक और बड़ी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, इसको कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज। शराब जैसे नशा या कोई और नशे वाली चीज़ों का के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, वो भी अपने आप में एक मानसिक रोग होता है। सब्सटेंस अब्यूज के डिसऑर्डर्स के बारे में हम आज नहीं बात करेंगे। मेनली हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के ऊपर और माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के ऊपर। एक और तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मानसिक स्थितियां होती हैं जो कि हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से होती हैं। मान लें कि किसी के घर में वायलेंस हो रही है, उसके पति उसको एक औरत को मार रहे हैं, तो उसके मन के ऊपर जो असर हो रहा है वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर वो एक मानसिक रोग नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हम ऐसी बातों के ऊपर भी आज फोकस नहीं कर रहे जो कि सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से अराइज होती हैं। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उसमें सेक्सुअल वायलेंस हो गया, उसमें अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया। जो हमारी परिस्थितियां हैं जिनका असर मन के ऊपर होता है, उनके बारे में आज नहीं बात कर रहे हैं, हम खाली मानसिक रोग के बारे में बात कर रहे हैं। सो एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। किस तरह का व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है? सबसे पहले व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है कि हम कटे कटे रह सकते हैं, वी कैन बी आइसोलेटेड, विड्रॉल हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हम ओवर एक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमारी शो कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि हम कुछ अनयूजुअल बिहेवियर, ऐसे व्यवहार कर सकते हैं जो कि समझ ना आने वाले हों, जैसे कि अपने आप से बातें करना, अपने आप से हंसते रहना, नहाना धोना नहीं, अपनी परवाह नहीं करना। सो लैक ऑफ पर्सनल केयर, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, टॉकिंग टू सेल्फ, स्माइलिंग टू सेल्फ, लाफिंग विदाउट रीजन, ये व्यवहार में परिवर्तन हो सकते हैं किसी मानसिक रोग की वजह से। माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में अलग होंगे, मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में अलग होंगे। आगे जाएंगे तो और मालूम चलेगा कि मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में क्या हो सकते हैं, माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में क्या हो सकते हैं। फिर हमारे मूड में, हमारी भावनाओं में परिवर्तन आ सकता है। भावनाओं में किस तरह के परिवर्तन आ सकते हैं? हम बहुत खुश हो सकते हैं, हम शकी मिजाज के हो सकते हैं, हम चिड़चिड़े हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, या फिर बहुत उदास हो सकते हैं। तो इस तरह के भावनाओं में परिवर्तन आ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में अगर भावनाओं का परिवर्तन 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा हो
और उसमें कोई सोशल कारण ना हो, सामाजिक कारण ना हो, सामाजिक परिवेश की वजह से ना हो, तो एक साइकियाट्रिस्ट को मिलना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सस्टेन चेंज ऑफ मूड फॉर 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है मेंटल इलनेस को लेकर। फिर होता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट, हमारे विचारों में परिवर्तन आ सकते हैं। तो किस तरह के विचारों में परिवर्तन आ सकते हैं? माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में परिवर्तन आ सकते हैं कि हम अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट आवरसेल्व्स। हम फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में नेगेटिवली सोचना शुरू कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं वो हमारे को तुच्छ मानते हैं, हमको कुछ नहीं समझते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। फिर हम वहम की बात कर सकते हैं, हमारे मन में डाउट्स आ सकते हैं, ये मैंने कब पूरा किया कि नहीं किया, whether I have finished the work or not, whether I have done something or not, इसको कहते हैं ऑब्सेशंस। फिर हमारे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं जिनका यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं है। लोग मेरे दिमाग के विचारों को बाहर निकाल रहे हैं, सैटेलाइट से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं भगवान का रूप बन गया हूँ। These are called delusions. Delusions are thoughts which are false, unshakable beliefs, and delusions can occur in anybody's mind, especially people who have major psychiatric disorder, and delusions are very, very important to diagnose. About 2 to 3% in any population can have delusions. उसमें delusions of persecution हो सकते हैं, that people are against me. Delusions of grandiosity हो सकते हैं, that is I think very big of myself. Delusions of thought insertion, thought change हो सकते हैं, thought control हो सकते हैं कि मेरे विचार, somebody is controlling my thoughts. Then the next disorder is disorder of perception. हमारे 5 perceptions होते हैं, महसूस करने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, टेस्ट की शक्ति। इनमें परिवर्तन आ सकता है। कभी कभी इनमें जो परिवर्तन आता है कि हम लोग वो महसूस करना शुरू कर देते हैं, या वो सुनना शुरू कर देते हैं, या वो देखना शुरू कर देते हैं जिसका यथार्थ में कोई एविडेंस नहीं है। मतलब सुबोध को नहीं सुनाई दे रहा होगा, मुझे सुनाई दे रहा होगा, बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रहा होगा, मुझे सुनाई दे रहा होगा। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं हैलुसिनेशंस। तो जब ये होता है तो ये भी एक मानसिक रोग का बहुत बड़ा लक्षण होता है। फिर होता है डिसऑर्डर ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस। उसमें क्या होता है कि हमारी कंसंट्रेशन में फ़र्क आ जाता है, हमारी जजमेंट में फ़र्क आ जाता है। हम लोग जैसे बाहर निकल रहे हैं, बिना कपड़े के निकल रहे हैं। नॉर्मली जो आदमी बीमार नहीं होगा वो ऐसा नहीं करेगा, पर क्योंकि बीमारी है उसकी सोशल जजमेंट कम हो जाती है, हम बाहर निकल रहे हैं, बिना कपड़े के निकल रहे हैं। उसी तरह से हमारे थिंकिंग में हम लोग बहुत लिटरली लेना शुरू कर देते हैं। मुहावरों के अर्थ नहीं समझ में आते हैं, हमारे को मजाक नहीं समझ में आता, हम चीज़ों को लिटरली लेना शुरू कर देते हैं। और याददाश्त में भी फर्क आ सकता है, हायर मेंटल फंक्शंस में। ये सब भी मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। लास्टली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से और माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से, और वो है कि हमारा यथार्थ से कांटेक्ट। हम यथार्थ के संदर्भ में जीते हैं, यथार्थ के दायरे से हटके जीते हैं। जब हम यथार्थ के दायरे से हटके जीना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं लॉस ऑफ इनसाइट। हमें अपने बारे में खबर नहीं रहती है, हमें अपने व्यवहार के बारे में, अपने विचारों के बारे में कि वो यथार्थ से कटे हुए हैं, इस बात की खबर नहीं रहती है। वी लूज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी बिकॉज वी डू नॉट नो वेदर व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर थिंकिंग इज रियल और अनरियल। सो वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अनरियल थिंग्स एज रियल। मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में दिस फीलिंग ऑफ unreal things seeming real becomes a very very important symptom. तो जब किसी को ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे होते हैं तो उनको माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर या मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो आप कब देखें एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को देखने के लिए क्या क्या देखना बहुत जरूरी है। जब भी किसी को बिना वजह के कोई शारीरिक दिक्कत हो रही हो, वो उदासी का लक्षण हो सकता है। जब भी कोई डॉक्टर के पास या आपके पास बार बार आ रहा है और कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है पर कह नहीं पा रहा है पूरी तरह से, वो भी हो सकता है कि उनके मन में उदासी हो, घबराहट हो। जब किसी को नींद में कमी, भूख में कमी, इंटरेस्ट में कमी, इनिशिएटिव में कमी, ये सब बायोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। जब ये सब होना शुरू हो जाए तो वो भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। जब, जैसे मैंने पहले कहा,
मूड में चेंज हो, सस्टेन चेंज ऑफ मूड फॉर 2 वीक्स, वो मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है। या नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स किसी के हो, वो भी अपने आप को बुरा मानना, भविष्य के बारे में अंधकार में सोचना, लोगों को मानना कि लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी बीमारी का लक्षण हो सकते हैं। अनरीजनेबल थॉट्स की लोग मेरे दिमाग में विचार डाल रहे हैं, लोग मेरे दिमाग से विचार ले रहे हैं, अनरीजनेबल थॉट्स होने से भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अनअंडरस्टैंडेबल एक्सपीरियंसेस, जैसे कि कानों में आवाजें आना या ऐसी कोई चीज दिखना जो कि है नहीं, अनअंडरस्टैंडेबल एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंस मेरे को आपको समझ में नहीं आ रहे हैं पर व्यक्ति कह रहा है कि उनको हो रहे हैं, that can be a symptom of psychiatric disorder. So an experience which you and I cannot understand, but the person says that they are experiencing, like hearing voices or seeing things which are not there, can also be symptoms of psychiatric disorder. An unusual behavior, घर से बाहर चले जाना और बहुत सालों तक वापस नहीं आना, बिना कपड़े के चलना, अपनी देखभाल ना कर पाना, अनयूजुअल बिहेवियर, जो कि वो आम तौर पे वो आदमी नहीं करता पर उससे हटके कर रहा है, अपनी नॉर्मल व्यक्तित्व में वो ऐसा काम नहीं करता पर वो हटके कर रहा है उससे। तो अनयूजुअल बिहेवियर, इवन समथिंग लाइक इंक्रीज रिलीजियोसिटी, बहुत ज्यादा विश्वास हो जाना भगवान में, वो भी बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो आप कैसे जाने कि बीमारी है? मानसिक रोग को जानने के लिए, और क्योंकि मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, बहुत कॉमन है, 25% किसी भी पॉपुलेशन में माइनर या मेजर साइकाइट्रिक रोग से पीड़ित हो सकती है। आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, किसी को भी हो सकता है मानसिक रोग। तो हमारे को जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। सुनना भी कैसे, ये बताना बहुत जरूरी है कि वी आर ट्राइंग टू लिसन टू यू, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। ये नहीं कि सिर हिलाते रहे और सुन नहीं रहे। सुनना, एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स। दूसरा, जिन लोगों के जीवन में कोई दुखद घटना हुई है, जिन लोगों के जीवन में कोई परेशानी चल रही है, उनको मानसिक रोग होने के ज़्यादा लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कुछ सिम्टम्स के बारे में, नेगेटिव थॉट्स होते हैं या अनरियलिस्टिक थॉट्स आते हैं, ये थॉट्स तो इसकी कुछ ना कुछ डिग्री होगी। नेगेटिव थॉट्स तो एक सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है, कभी कभी इस तरह होता है जो ये चीज़ हमसे नहीं हो सकेगा, फिर वो सामान वो कर लेता है। तो क्या इसमें कुछ डिग्री में फ़र्क होता है इस तरह के थॉट्स में, या जिनके पास इस प्रकार के विचार आएंगे, या इस पर कभी कभी एक सामान्य व्यक्ति भी अनयूजुअल बिहेवियर्स कर लेता है किसी खास सर्कमस्टांसेस में, तो क्या इसको हम ये सिम्टम्स मान लें ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के, मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं? शुरुआत आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किया कि कब एक चीज बीमारी बन जाती है और कब एक वो नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है। जी डॉक्टर साहब, उसमें 3 चीजें मानना बहुत जरूरी है। एक, ऐसा व्यवहार या ऐसा लक्षण जो कि बाकी सब लोग मानेंगे कि ऐसा ठीक नहीं है, मेजॉरिटी ये माने कि ऐसा ठीक नहीं चल रहा है, और तो मेजॉरिटी के मानने से क्या हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो लक्षण हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन होगा, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री लाइन होगा कि आप और मैं कह रहे हैं और हम लोग सब मान रहे हैं कि अरे कानों में आवाज तो किसी की आती नहीं है, ये क्यों कह रहे हैं ऐसे कि कानों में आवाज आनी है। तो हाँ। कोई चीजें हो जो सब लोग कहें कि नहीं ऐसा होता नहीं है, तुम कह रहे हो ये गलत हो रहा है, तो एक वो। दूसरा, ऐसे विचार जो बार बार आ रहे हो, एक पैटर्न बन गया हो, एक दायरा सब बन गया हो कि वही सोच बार बार आई जा रही है। ऑब्सेसिव आइडियाज यू आर टॉकिंग। ऑब्सेसिव आइडियाज भी नहीं, और या फिर नेगेटिव सोच भी बार बार आई जा रही है, कोई समझा भी रहा है तब भी नहीं समझ में आ रही, समझाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है। तीसरी बात यह है कि जब हमारे कामकाज में फर्क पड़ना शुरू हो जाए बीमारी की वजह से, इन विचारों की वजह से, हम अपनी देखभाल ना कर पाए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी जीवन शैली है उसको पूरा ना कर पाए, डेविएट हो जाते हैं, उससे डिवेट हो जाते हैं, तो बीमारी की निशानी हो सकती है। तो 3 तरह के लक्षण होते हैं। और कोई चीज बहुत लंबी चल रही है या बहुत बढ़ के चल रही है, बताया अभी काफी 2 सप्ताह तक चले, 3 सप्ताह चले, इसका अर्थ है जो इंटरवेंशन की आवश्यकता है। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि आप कैसे बात करें जानने के लिए कि मानसिक रोग है कि नहीं। तो सुनना बहुत जरूरी है, और ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, और ये दिखा के सुनना बहुत जरूरी है कि आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिनके जीवन में कोई परेशानी या कोई दुखद घटना चल रही है। मान ले किसी को कोई बीमारी है, कैंसर का रोग है, किसी को HIV एड्स है या ट्यूबरकुलोसिस है, उनके जीवन में वैसे ही दुखद घटनाएं चल रही हैं,
उसकी वजह से उनके मन में डिप्रेशन का रोग हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, सुनामी हो गया है, तो लोगों में डिप्रेशन ज्यादा हो सकता है। तो उस टाइम पे या ऐसे टाइम पे एक समाज में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा हो, तो आपको मानसिक रोग ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे देखना बहुत जरूरी है। मतलब इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है। संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन सिचुएशन की बात आपने की, जैसे कि आपने कहा कुछ ऐसे समाज में या फैमिली में कुछ प्रकार के सरकमस्टांसेस होते हैं जिस कारण से उसका प्रभाव उसके डे टू डे एक्टिविटीज में पड़ता है, तो क्या ये भी हम मान लें जिस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं और फर्दर उसको रिड्यूस नहीं किया जाए, उसको कम नहीं किया जाए तो? It is very important to recognize that social circumstances increase the cause of psychological problems, especially in women. ओके ओके। कि औरतों को लेके जो उनको फेस करना पड़ता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वायलेंस फेस करना पड़ता है, अब्यूज फेस करना पड़ता है, हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, उस वजह से लेके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि सोसाइटल इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है, उनके मानसिक स्थिति पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये इस कंडीशन में क्या उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट से या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की परामर्श या काउंसलिंग की आवश्यकता होगी, या फर्दर किसी खास एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होगी इसमें? इसमें बहुत जरूरी है कि किसी से बात करें, चाहे एक अपने मित्र से ही बात कर लें, जो कि आपकी बात को बिना जजमेंट पास किए हुए, बिना तेजी से सलाह दिए हुए आपकी बात सुन सके, बहुत जरूरी है। यानी आप राय देते हैं जिस प्रकार की कुछ समस्याएं हो जिसके बारे में एक आम आदमी सोचता है, जो कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और हमें सोचना चाहिए, तो अपने दोस्तों से, अपने नज़दीकी मित्रों से अपने आइडियाज़ को रिवील करें, जिससे कि वो हो सकता हो इसमें वो कुछ हमारी मदद कर सके। और कुछ नहीं तो हमारे मन की बात सुन तो सकेंगे। They will listen to us. इससे काफी फायदा पहुंचता है। पहली बात तो ये, so talk to somebody, don't keep it a secret. That is more important. That is very important. Second, जरूरी नहीं है कि the friend can help you. They will सजेस्ट तो कर सकते हैं। There will be times when the friend might just pass a judgment. अरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक हो जाएगा, तो परवाह नहीं करो, जिंदगी जियो। लोग ऐसी बातें कह देते ना, जो भी करो ठीक हो जाएगा, चुटकी में ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, लोग ऐसी बातें कह देते। सो उससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। मैं हूं, व्यथित हूं, आई एम वेरी वेरी डिप्रेस्ड, एंड समबडी सेज नो 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 डोंट वरी, थिंग्स विल बी ऑलराइट, आई विल नॉट फील बेटर बिकॉज ऑफ दैट। इफ आई एम वरीड, देन आई वांट द अदर पर्सन टू लिसन टू मी एंड टेल मी दैट हाउ डू आई पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हाउ डू आई सॉल्व माय प्रॉब्लम्स, what do I do about things? I don't want to be told, don't worry, things will be all right. ये ज़्यादा important है। Right. दूसरी बात, अगर ये बात काम ना करे और if things are prolonging, then must see a professional. A qualified psychiatrist. Psychiatrist or psychologist. Or social worker or an NGO worker, anybody who has some knowledge of such problems. जो proper counseling कर सके, session दे सके। Right. जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह साइकियाट्रिस्ट मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह साइकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। बहुत कम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में, देयर वेरी वेरी फ्यू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन इंडिया, अबाउट 3000 साइकियाट्रिस्ट इन द होल ऑफ इंडिया, राइट। सो इसकी कमी है, मैन पावर की कमी है, बहुत कमी है। एंड सो ले काउंसलर्स, काफी संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें काउंसलर्स होते हैं, वो लोग भी आपकी बात सुन के आपको मदद कर सकते हैं। सो डू नॉट जस्ट वेट फॉर द साइकियाट्रिस्ट. Talk to a doctor, talk to a teacher, talk to a religious person, anybody whom you can trust, you can talk to them. डॉक्टर साहब, आप ये भी बताएं, लोग जैसा कि बताते हैं जो इस प्रकार के जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, खासकर इसमें रेट ऑफ प्रेवलेंस क्या मेल में ज़्यादा होता है या फीमेल में होता है? इस तरह केसेस कहाँ ज़्यादा होते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया की स्टडीज हैं, दे आर नॉट वेरी कंप्लीट, बट कुछ स्पेसिफिक एजेस में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं। Women are more likely to have psychological problems than men, but it does not mean that men do not have psychological problems. तो ये मान के चले जो ये both men and women have psychological problems. बट प्रेवलेंस रेट ज़्यादा फीमेल केसेस में होता है, ऐसा मान के नहीं चले। एक पर्टिकुलर एज में women might have more psychological problems, जी, जी. Especially after pregnancy, after delivery, they might have more psychological problems. But we should not overlook the fact that men also can have psychiatric problems. मर्द और औरत, कभी कभी मर्द क्या सोचते थे कि मैं तो ताकतवर हूँ, मैं आई एम ब्रेव, आई शुड नॉट बी एक्सप्रेसिंग माय फीलिंग्स। तो ये मैसेज मैं नहीं देना चाहूंगा कि मर्दों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती, उन्हें भी होते हैं, उन्हें भी होते हैं। खासकर आज के दिन में उन्हें ज़्यादा है। यंग मेन आर सफरिंग मोर फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देन वुमेन। यानी स्ट्रेस की चर्चा आप कर रहे हैं? स्ट्रेस की चर्चा कर रहा हूँ, और जिस तरह से एक प्रेशर रहता है अपने
अपने बारे में सोचने के लिए एक प्रेशर रहता है, उसको लेके मर्दों के ऊपर बहुत परेशानियां हैं। अच्छा सर, आप ये भी बताएं, जो खासकर गांव में जो देखने को मिलता है, जो कुछ अनमैरिड लेडीज़ होती है या मतलब गर्ल्स होती हैं, उसमें कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ही ऐसे एग्रेसिव बिहेवियर शो करती हैं। इसका क्या रीज़न है वो? खासकर तब उस कंडीशन में बोलते हैं जो आस पड़ोस के पेरेंट्स या सोसाइटी के लोग, इन्हें किसी ओझा गुनी की आवश्यकता है, उनको झाड़ फूक की आवश्यकता है, आप ये काम करें। क्या वास्तव में ये क्या ओझा गुनी की आवश्यकता है या कोई मेजर प्रॉब्लम है ऐसा? देखिए, ये मेरी एक अपनी रिसर्च है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। एक चीज़ होती है, इंग्लिश में उसको कहते हैं पोजेशन स्टेट, और सर। हिंदी में उसका शब्द ढूंढे तो ऊपरी कसर होना, जी जी देवी आ जाना, ऊपरी कसर हो जी जाना। जी। तो उसके एक सोशल एक्सप्लेनेशन होती है, एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। तो सोशल एक्सप्लेनेशन है, पीपल थिंक दैट इट इज टू बी डेल्ट विद बाय अ फेथ हीलर, राइट, जो आमतौर पे गांव में करते हैं। गाँव में करते हैं, ओझा वगैरह। बट जो उसकी साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, more often than not, this woman is facing some difficulties, either of violence or of sexual abuse or of sexual violence in her life, and she's not able to express that. वो अपनी बात कह नहीं पा रही है कोई किसी ना को। कोई ऐसे कंडीशंस होंगे इस कारण से वो कह नहीं पाती हाँ, हैं। और क्योंकि दबाव ज्यादा है, पर तनाव ज्यादा है, वो बात तो कह नहीं पा रही है। शी इज नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, क्योंकि कोई परिवेश ऐसा नहीं है, द एनवायरनमेंट इज नॉट लाइक दैट शी कैन टॉक अबाउट हर प्रॉब्लम्स। तो वो व्यवहार के जरिए अपनी बात को जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं। तो उस समय में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू बी इन्वॉल्व एंड नॉट फॉर अ ओझा और फेथ हीलर टू बी। तो ऑडियंस को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इस कंडीशन में गांव में इस प्रकार के केस, गांव ही नहीं शहरों में ही जो आम घरों में होते हैं, लोग इसको छिपा करके रखते हैं, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये है वो है, इस तरह की जो धारणाएं बनी हुई है, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? दो तीन तरह की बातें आपने एक साथ पूछ ली, तो मैं उनको अलग अलग करके Please, जवाब हाँ। देता हूँ। पहली बात ये कि मानसिक रोग एक रोग है, उसमें दिमागी केमिकल्स में चेंज होता है, उसकी वजह से उसका इलाज बहुत ज़रूरी है, उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी पकड़ में आता है उतना ज़्यादा इलाज ज़्यादा अच्छा होता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मीन्स बेटर ट्रीटमेंट। सो मानसिक रोग, मेंटल इलनेस इज एन इलनेस, प्लीज सीक हेल्प फॉर दैट, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज कि सोशल प्रॉब्लम्स कैन लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशली फॉर वुमेन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ पीपल आर शोइंग पोजेशन स्टेट्स। जब ऊपरी कसर की बात हो रही है औरतों में, तो it could be possible that there is an underlying social exploitation happening which the woman is not being able to talk about, and she needs help for that. एक औरत अगर अपने सामाजिक परिवेश के कारण दबी हुई है, वो अपने बात को पूरा कह नहीं पा रही है, वो व्यवहारिक लक्षणों में परिवर्तित होकर सामने आ सकता है। दो तरह के व्यवहारिक लक्षण सामने आते हैं औरतों में, खासतौर से रूरल एरियाज में, इवन अर्बन एरियाज में। एक, बिना वजह की दर्दें होना, बिना वजह के शारीरिक कारण बीमारी के लक्षण होना, और दूसरा ऊपरी कसर के लक्षण। So two types of symptoms can, behavioral symptoms can happen because of social problems. One, multiple somatic pains, बिना वजह के शारीरिक लक्षण। दूसरा, अपने आपे को खो देना और ऐसे बिहेव करना जैसे कि किसी ऊपरी कसर का असर हो रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी जैसा कि हमने देखा, डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, खास उन्होंने ये बताया जो मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। जो दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। रिटार्डेशन में क्या होता है और मेंटल इलनेस, जो कि एक मेंटल इलनेस एक बीमारी है, एक मानसिक रोग है, जबकि मेंटल रिटार्डेशन एक कंडीशन है, जैसा कि बताया। उन्होंने ये भी बताया जो मेंटल इलनेस में खासकर व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, विचारों में परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन जब ये सस्टेन करते हैं 1 या 2 सप्ताह तक लगातार, तब हमें आवश्यकता होती है जो इसे किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की आवश्यकता है। साथ में उन्होंने ये भी बताया मेंटल इलनेस के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं जो आज के समाज में भी हैं, और इन गलतफहमियों को उन्होंने अच्छी तरह से बताया। उन्होंने ये भी बताया जो खासकर मेंटल इलनेस के, मेंटल डिसऑर्डर के कितने कैटेगरीज होते हैं, खासकर जो मेजर और माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। और सोशल सर्कमस्टांसेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो एक फैक्टर है मेंटल इलनेस का, मेंटल डिसऑर्डर का। इन्होंने ये भी बताया जो माइनर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होने पर हमें इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं,
विचारों में कमी या नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स या आत्मविश्वास की कमी, सोशल जजमेंट की कमी या कभी कभी मेमोरी में भी कमी फर्क आ सकता है। ये माइनर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इस प्रकार के सिम्टम्स सस्टेन करते हैं तो इन्होंने जैसा बताया फर्दर हमें दे पर्सन शुड सीक द हेल्प ऑफ ए क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट। और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई, खासकर इन्होंने ये बात बताया मेंटल इलनेस इज अ इलनेस, वी शुड नॉट इग्नोर इट, वी मस्ट सीक द हेल्प ऑफ द साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर साहब धन्यवाद। एक जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे, काफ़ी अच्छी जानकारी थी, खासकर आपने ये बताया जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, तो क्या कभी अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने में गांव में या शहरों में या फैमिली में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो सिम्टम्स आते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर करने के बाद ये तो जरूरी है जो इग्नोर करने से क्या क्या कॉम्प्लेक्स या क्या क्या मतलब कि डिफिकल्टीज होंगी, इसके बारे में थोड़ी बता दीजिए आप, और साथ में ये बता दीजिए ये जरूरी इसलिए क्यों जरूरी है, अदरवाइज इसके फर्दर कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं प्लीज। देखिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, ये तो बहुत ही बेसिक बात है, क्योंकि अगर बीमारी पकड़ी नहीं जाएगी तो इलाज कैसे होगा, और बीमारी है तो इलाज होना ज़रूरी है ना। अक्सर ये देखा गया है कि लोग सालों साल तक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को इग्नोर करते रहते हैं, पर बहुत अर्ली सिम्टम्स होते हैं, नींद में कमी, भूख में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन और विचारों का नेगेटिव हो जाना या भावनाओं का नेगेटिव हो जाना, या कोई ऐसे विचार आना जो कि हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं, या यथार्थ से कटा हुआ होना। अब गलती लोग ये कर देते हैं कि इन सब को या तो मान लेते हैं कि खाली सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है, इसलिए इग्नोर कर देते हैं, या मान लेते हैं कि ये कोई और वजह है, सुपर नेचुरल वजह है जिसकी वजह से हो रहे हैं, तो ओझा के पास निकल जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर दैट दिस all these symptoms are symptoms of psychiatric problems: lack of sleep, disturbance of appetite, negative thoughts, a change of mood, sustained change of mood, and unreasonable behavior or unreasonable thoughts and lack of contact with reality. All these are symptoms of psychiatric problems, and it is very important to take help of a psychologist or a psychiatrist to be able to solve these problems. अदरवाइज ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। Otherwise, what happens is that the quality of life of the person gets affected, and the long-term disability becomes very high if the treatment is not early. धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे पास कुछ प्रश्न और हैं आपके लिए। जैसे कि फैमिली में जब आप, चूँकि आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, फैमिली में जब कोई फैमिली अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को लेकर आपके पास आते हैं और डायग्नोज करने के बाद ये पता चलता है जो आपके सदस्य को, आपके भाई बहन को किसी प्रकार का कोई मेंटल डिसऑर्डर है या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर या क्या रिएक्शंस होता है पेरेंट्स का, इमीडिएट रिएक्शंस क्या होता है, वो क्या कहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और खासकर उसका इम्पैक्ट भी क्या हो सकता है, फर्दर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में जरा आप इंफॉर्मेशन दें सर। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है सुबोध, कि सबसे पहले क्या होता है कि किसी को भी किसी बुरी खबर के बारे में मालूम चले तो वो क्या कहेगा, कि बोलेगा नहीं नहीं आप क्या सही बात कह रहे हैं, उनको विश्वास नहीं होगा। जी ठीक है। सो द फर्स्ट टाइम यू हियर अ नेगेटिव न्यूज, यू डोंट वांट टू बिलीव इट, देन you want to find other causes for it. You feel that there's been a mistake and you want to find other causes for it which are more easily solvable. So पहले तो विश्वास नहीं होता, फिर अगर विश्वास होता है तो फिर लगता है कि कोई और कारण होंगे, वो ढूंढने चाहिए जिसका आसानी से इलाज हो सके। पर जब लोगों को लगता है कि हाँ नहीं भाई ये मानसिक रोग ही है, then people start taking the treatment regularly. But why do people think like this? People think like this because there is stigma related to mental illness in the society. मानसिक रोग को एक धब्बा माना जाता है, एक तिरस्कार के रूप में माना जाता है, गलती माना जाता है, तो उसको एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं, वो इसलिए डरता है आदमी उससे, सब बीमारियां हो जाए, ये बीमारी मेरे को ना हो, क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे। So because it is a stigma, we are afraid of what the society would say, and that is why we want to deny this illness, that is why we do not seek treatment for it, and that is why there are no resources for the treatment. तो उनका ये इम्पैक्ट होता है जब ये डायग्नोज होने के बाद वो इस बात को मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये बीमारी हमारे परिवार के सदस्य को है, मान लेते हैं, पर ये बहुत साल निकल जाते हैं जिससे पहले वो मानते हैं।
बहुत साल निकल जाते हैं, चलिए। महीनों की बात नहीं रहती। यानी कि बहुत समय लगता है उन्हें कन्विंस करने में, उनकी काउंसलिंग करने में। डॉक्टर साहब जरा आप ये भी बता दें, जो खासकर जब किसी ऐसे केसेज आते हैं और खासकर पेरेंट्स फैमिली में पहली बार इस प्रकार के केसेज आते हो, तो क्या ये आपको लगता है चूंकि ये कोई हेरिडिटल या आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, या ऐसी फैमिली कैटेगरी को आप देखेंगे तो क्या इसमें इस प्रकार के कुछ फैक्टर्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जो फर्दर आगे कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है ये मानना कि हेरिडिटरी का एक रोल है साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स में। रोल है, बट ये मतलब नहीं है कि आज मेरे को बीमारी है तो कल मेरी फैमिली में सबको बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं मानते। ऐसा नहीं, इट इज नॉट। बहुत कम परसेंटेज केसेस को जेनेटिक बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। 10%, 15% केसेस को जेनेटिक बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट वो हर बीमारी में होता है। ब्लड प्रेशर में भी होता है, डायबिटीज में भी होता है, हर बीमारी में होता है। इस बीमारी में भी एक कम परसेंटेज को जेनेटिक बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, सब कुछ को जेनेटिक बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने खासकर ये बताया जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर फैमिली में या अपने कम्युनिटी में या आसपास में कोई ऐसे केसेज हो, और खासकर जो कुछ अच्छी अच्छी टिप्स उन्होंने बताए, जैसे केसेज में नींद की कमी हो, विचारों में परिवर्तन पाए जाते हो, अचानक उसके स्वभाव में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, उनके आइडियाज़ में परिवर्तन हो, जिन्होंने फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ की बात कही, साथ में भूख में भी कमी होती हो, तो ये सारे चीज़ यानी साइकोसोमेटिक चेंजेस होते हो, ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे सिम्टम्स को इन्होंने कहा इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं जो केस है या व्यक्ति है या इसमें कहीं ना कहीं मानसिक रोग के लक्षण है और इन्हें साइकेट्रिक की हेल्प की आवश्यकता होती है। फैमिली रिएक्शन के बारे में उन्होंने बताया, जल्दी वो मानते नहीं, समझते नहीं हैं और उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करने में काफ़ी साल लग जाता है, क्योंकि वो समझते हैं ये एक सोशल स्टिग्मा होता है, एक धब्बा होता है हमारे परिवार पर। जब ये एक्सपोज जाएगा तो शायद ये प्रॉब्लम करेगा हमारे सोसाइटी में और एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट्स हैं सुधा मैडम भारती तिवारी। हम इनसे एक ऑडियंस से जानना चाहेंगे, खासकर जो जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर ली जाती है उसके बाद इंटरवेंशन की बात आती है। इंटरवेंशन की जब चर्चा हम करते हैं तो खासकर मतलब इंटरवेंशन करने के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं, खासकर साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल होता है, और ऐसे क्या सर्विस सेंटर्स होते हैं, रेफरल सर्विसेज होते हैं जो आसपास में होते हैं, या रोल ऑफ द एनजीओ, आप एनजीओ में काम करती हैं, आपके इस प्रकार आपके पास इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो क्या आप उसे फर्दर कैसे ये बताती हैं जो रेफरल सर्विसेज क्या क्या हो सकते हैं, और बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम ऑडियंस को जानकारी दें। मैं जिस प्रश्न से आपने पूछना शुरू किया, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करूंगी कि जब भी डायग्नोसिस होता है तो परिवार पे किस किस तरीके का बर्डन पड़ता है। परिवार पे कई तरीके का बर्डन पड़ सकता है। जैसे एक तो होता है इकोनॉमिक बर्डन, क्योंकि जब कोई बीमार है, दवाइयाँ हो रही हैं, तो इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा ही पड़ेगा। चूँकि मानसिक रोग बहुत अर्ली डिटेक्ट नहीं होता है, लेट डिटेक्ट होता है, तो ये सब ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं, जो कि शायद उस वक्त उस लेवल पे होते हैं जिसमें शायद वर्किंग हो, प्रोफेशनल्स होने वाले होते हैं। तो उस वक्त एक एडिशनल अडल्ट फैमिली का एक तरीके का बर्डन हो जाता है जो कि इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है। दूसरी बात जो होती है कि इमोशनल बर्डन हो जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर मानसिक रोग है परिवार में, स्पेशली अगर मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, तो और उसका जो बिहेवियर है या उसकी जो फीलिंग्स है, जो उसके थॉट्स हैं, उसका इम्पैक्ट और घर के मेंबर्स के ऊपर पड़ता है जी। और उसकी वजह से क्या होता है कि और मेंबर्स के ऊपर भी इमोशनल बर्डन पड़ता है, क्योंकि उनका बहुत सारा समय उस पर्सन के साथ बीत जाता है, या फिर उसके रिएक्शन एक साइकिल से बन जाती है। जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, एनवायरनमेंट रिएक्ट करता है और एनवायरनमेंट का एक इम्पैक्ट उस पर्सन के ऊपर होता है। तो वो पूरा एक इमोशनल बर्डन का भी एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। कंटिन्यूअस केयर की जरूरत पड़ती है शुरुआत में एटलीस्ट। तो आप बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप फर्दर क्या असिस्ट करते हैं? और कोई पेरेंट्स कहता है हमारे पास में फैसिलिटी नहीं है, खासकर इकोनॉमिकल बर्डन की आप चर्चा करते हैं और इमोशनल बर्डन जो कि फैमिली के अन्य मेंबर्स पे होता है, ऑफ कोर्स जब ये सेटबैक एक तरफ फैमिली के लिए सेटबैक है, इस कंडीशन में आप क्या कहती है, मतलब कि अगर कोई परिवार के सदस्य बोलते हैं जो हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो फिर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, दो तीन बातें उसमें होती हैं। एक बिल्कुल आम बात है जो कि इस तरह के केसेस आपके पास में आते होंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डॉक्टर भगत भी अभी बता रहे थे कि बहुत कम लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, इस वक्त लैक ऑफ मैन पावर है, कि ऐसे जो गाँव में, रूरल एरियाज़ में है या जो अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारे लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह और इतनी ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है कि करेक्ट सोर्स तक पहुँचना भी एक मुश्किल बात हो जाती है।
आमतौर पे हम लोग यही कहते हैं कि जो भी जिस एरिया में अगर कोई ऐसी हम लोग जानते हैं कि कोई जनरल फिजिशियंस हैं या मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें एक साइकाइट्रिक यूनिट होती है, या आसपास के कोई जनरल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोई जो साइकाइट्रिक यूनिट होती है, या फिर उनके आसपास कोई एनजीओज हैं जो इस एरिया में काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं अगर 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 हो सकता है हम लोग की तरफ से हो सकता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे नेटवर्किंग करके, लाइजॉनिंग करके, कॉन्टैक्ट करके उनकी जिस तरीके से भी हम लोग मदद कर सकें करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग फंड रेजिंग के थ्रू हेल्प कर देते, किसी से उनकी दवाई के लिए सपोर्ट कर दिया किसी ने, बहुत रेयर केसेस में भी हो रहा है क्योंकि अभी भी बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस, स्टिग्मा है, पर अगर उस तरीके का भी कोई सपोर्ट अवेलेबल है तो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोवाइड करें। ये जो कॉन्सेप्ट है मैडम, खासकर ये कॉन्सेप्ट है जो ये बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है जी, इसके बारे में क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधाएं हैं? हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं रेफरल सर्विसेज के बारे में, इस सर्विस के बारे में भी बताएं जो कहाँ कहाँ इस तरह के सर्विसेज अवेलेबल है, और नहीं है तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, फर्दर हम एडवाइस के लिए डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। पहले आप बताएं मैम। देखिए मैं अगर मैं दो तरीके से जो मैंने अभी बात बोली कि एक तो डेफिनेटली कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, हमारे और भी हॉस्पिटल्स हैं, जनरल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे साइकाइट्रिक यूनिट है, जहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है उस चीज़ का। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आप काउंसलिंग पर से की बात करें, जिसमें शायद हमारा और साइकोलॉजिस्ट की बात करें अगर आप, तो उसमें अभी भी बहुत कह लीजिए कि बहुत कम प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन जो भी जैसे ले काउंसलर्स की कैटेगरी है या काउंसलर्स की कैटेगरी है, सोशल वर्कर्स की कैटेगरी है, जो भी साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं आपके पास, इनमें से अगर कोई भी है तो जो भी आपके पास आसपास में आपने नेटवर्किंग की हुई है, अगर उसमें से आप किसी पे भी रेफर कर सके तो उसमें बेस्ट रहता है, क्योंकि एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। मैं डॉक्टर्स के बारे में शायद डॉक्टर भगत ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर काउंसलर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए जो एक उनको जो क्लाइंट को, जो पेशेंट को एक सेफ स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, एक सुनने की जगह जहाँ पे वो इंसान अपनी बात कह सके बिना जजमेंट पास हुए, बिना ये डरे कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो सकता है, बिना जो ये चैलेंज हो जाएगा। अगर ऐसा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड हो सके तो प्रेफरेबली ये है कि रेफरल सर्विस ज़रूर करें। अनफॉर्चुनेटली क्या जो रियलिटी है इस वक्त वो ये है कि बहुत कम ऐसे स्पेसेस अवेलेबल है, पर उसमें क्या कहते हैं कि जो मिनिमम मीन्स में जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं वो शायद हमारा प्रयत्न रहता है उसमें। धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब के साथ के पास हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, रेफरल सर्विस की चर्चा हम कर रहे हैं, जैसा कि मैडम ने कहा इन्होंने काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और एनजीओ लेवल पर जो भी काम करना है वो करते हैं। लेकिन जब पेशेंट को खासकर मतलब कि वो किसी मेंटल हॉस्पिटल की चर्चा होती है, जब बात होती है, तो क्या ये जानना ऑडियंस जानना चाहेंगे, क्या ये लोग में एक ऐसी मीथ ये भी है जो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, या फिर उसको इसके चलते वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में ही रख देना पसंद करते हैं? तो क्या आप ये बताना चाहेंगे क्या ये वास्तव में एक्सपेंसिव प्रोसेस है? इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है, पर मेन प्रॉब्लम स्टिग्मा की है और लैक ऑफ रिसोर्सेज की मेन प्रॉब्लम है। एक बार मैं लिस्ट बता दूं रिसोर्सेज कहाँ जी जी बताइए आप। साइकाइट्रिस्ट मेंटल हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, मेडिकल कॉलेज, हर मेडिकल कॉलेज में एक साइकाइट्री का डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री जी ठीक, और काफी जनरल हॉस्पिटल में भी डिपार्टमेंट साइकाइट्री होते हैं। फिर इंडिया में 100 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में एक साइकाइट्रिस्ट आवश्यक है। सिमिलरली काफी मेडिकल ऑफिसर्स को साइकाइट्री की ट्रेनिंग मिली हुई है, अभी नंबर बहुत कम है बट काफी को मिली हुई है। तो ये रिसोर्सेज होते हैं आपके। अगर देखा जाए कि एनजीओज कितनी है, कुल मिला के इंडिया में 35 एनजीओज हैं जो कि साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है जो एनजीओ को इंकरेज करती है इस फील्ड में, मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करने के लिए? गवर्नमेंट की 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें। एक हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ फंडिंग स्कीम्स होती हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम्स होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक रिहैबिलिटेशन स्कीम है, इसको कहते हैं अम्ब्रेला स्कीम, जिसमें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज शुरू की जा सकती हैं मानसिक रोग से पीड़ित लोगों के लिए। अब तक खाली 2 एनजीओज ने इस स्कीम का बेनिफिट उठाया है तो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में काम करना बहुत जरूरी है, तो अगर कोई ऑडियंस में इस क्षेत्र में काम करना चाहता है तो बेशक सार्थक से कांटेक्ट करें, हम लोग बताएंगे कि कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ फंडिंग अवेलेबल है, क्या क्या किया जा सकता है उसमें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया सुनामी के बारे में कुछ चर्चा, जैसा कि जानकारी मिली है जो आप सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के जो प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम या डिजॉर्डर्स हैं, उन लोगों के बीच भी कुछ काम करते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? क्या बेसिकली वहाँ पर आपकी रेफरल सर्विसेज या आपकी सर्विसेज वहाँ क्या प्रोवाइड करते हैं उनको? सुनामी में लेके हम लोग अभी 3 जगह काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, अंडमान निकोबार में काम कर रहे हैं और श्रीलंका में काम कर रहे हैं।
हम लोगों का एक मॉडल है जो कि एग्जिस्टिंग मॉडल से थोड़ा सा फर्क है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अ 3-tier सर्विस. जी. पहले हम लोग जो एनजीओज के साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे. सेकेंडरी लेवल पे हमारी अपनी टीम है वहाँ पे जो कि 4-5 लोगों की टीम है, मोबाइल टीम है जो कि तमिलनाडु में 5-6 लोगों की टीम है, अंडमान निकोबार में 2-3 लोगों की टीम है, श्रीलंका में 5-6 लोगों की. गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व है इसमें? गवर्नमेंट मशीनरी नहीं इन्वॉल्व है. हम लोग कुछ स्पेसिफिक एनजीओज के साथ काम कर रहे हैं. जो टर्शरी सर्विसेज हैं जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे टीम में साइकियाट्रिस्ट कम है, तो वहाँ पे हम साइकियाट्रिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं जब टर्शरी सर्विसेज की जरूरत होती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी को हम इन्वॉल्व करते हैं. जी धन्यवाद डॉक्टर साहब. इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, खासकर बताया जो जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर भी जाके एनजीओ के थ्रू काम करते हैं और रेफरल सर्विसेज के बारे में उन्होंने बताया. सुबुद, मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी जी कि अगर लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि रिसोर्सेज कम है तो लोग क्या कर सकते हैं. अगर रिसोर्सेज कम है तो सामने जो सुन रहे हैं लोग वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में ये मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ. सबसे पहले काम करें कि आप एक अपनी जो बात है वो लोकल डॉक्टर से करें. उनको पूरी जानकारी नहीं भी होगी तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वो आपकी मदद कर सकते हैं. अगर लगता है यानी पहचान होने के बाद लोकल डॉक्टर से मिले. ठीक है. साइकियाट्रिस्ट को ढूंढना भी शुरू करना तो लोकल डॉक्टर से शुरू करें. जी. उनको ये मालूम होगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहाँ है, जनरल हॉस्पिटल में कहाँ है, और साइकियाट्रिस्ट को मालूम होगा कि काउंसलर कौन कौन है, कहाँ कहाँ है. जी जी. सो वो एक सिस्टम ऑफ रेफरल बन सकता है कि लोकल डॉक्टर से जाएं या टीचर से जाएं, वो आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको सर्विसेज मिल सकती हैं. दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर आपके लोकल डॉक्टर को लगता है कि आसपास कोई रिसोर्स नहीं है, 100-200 किलोमीटर तक कोई रिसोर्स नहीं है, तो वो लोकल डॉक्टर अगर आपसे लक्षण जानकर हम जैसी संस्थाओं को लिखें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आप बता रहे हैं कि यू कैन कॉन्टैक्ट अस और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस near around your or you can contact medical colleges, right, to any college. डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉल है. हाँ प्लीज कॉल दीजिए. हेलो. हाँ प्लीज कॉल दीजिए. अभी हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, हम चर्चा जारी रखते हैं. हाँ डॉक्टर साहब, तो हमारी जैसी कोई 35 संस्थाएं हैं या मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री मेडिकल कॉलेज को आपके नजदीक जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री मेडिकल कॉलेज है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखें कि मुझे ये लक्षण हो रहे हैं या मेरे मरीज को ये लक्षण हो रहे हैं, मैं क्या करूं. कोई ना कोई जवाब जरूर देगा. जी. हम लोग को अगर लिखेंगे तो हम लोग तो डेफिनेटली जवाब देंगे. प्रोग्राम के एंड में हम लोग अपना पता बता देंगे. हम लोगों के पास बाकी जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं इंडिया में इसके ऊपर, उनकी सबकी डायरेक्टरी है. तो एक तो आपको आपके नजदीकी संस्था का नाम बता देंगे, आपके नजदीकी हॉस्पिटल का नाम बता देंगे जहां पे इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, आपके नजदीकी साइकियाट्रिस्ट का नाम बता देंगे. नहीं और कुछ हो सकता है तो आपका डॉक्टर अगर हमसे सलाह ले तो हम उस डॉक्टर को सलाह दे देंगे कि कैसे इलाज करना. जी. इन्होंने काफी अच्छी बात बताई, खासकर रेफरल सर्विसेज के बारे में. इन्होंने ये बताया जो अगर जहां हम रहते हैं वहां आसपास किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो तो कम से कम वहां के जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे संपर्क अवश्य करें और वो डॉक्टर फिर हमें किसी क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर सकते हैं. हम आगे चर्चा जारी रखेंगे. हमारे पास एक कॉल है. हाँ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हेलो. लगता है हमारा संपर्क टूट गया है. हम ये चर्चा जारी कर रख रहे हैं. जैसे कि उन्होंने बताया जो खासकर जो क्वालिफाइड डॉक्टर वो कम से कम बता सकते हैं जो कहाँ पे ये सुविधाएं साइकियाट्री सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहाँ पर वो ये चीज़ कर सकते हैं. जैसे कि वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो यहाँ पे इस प्रकार की वो हेल्प कर सकते हैं. और इस तरह की रेफरल सर्विसेज के बारे में अभी चर्चा हुई. डॉक्टर साहब धन्यवाद. डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे. जो क्या लोगों के मन में एक मीथ है ये कह सकते हैं, या क्या ये बहुत प्रोलॉन्ग ये जो ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग चलता है, या क्या एक बार जब ये कंफर्म हो जाता है जो केस किसी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर चाहे माइनर और मेजर जिसकी चर्चा आप कर चुके हैं, तो क्या ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे ऑडियंस को माइनर डिसऑर्डर में जो लेंथ ऑफ ड्यूरेशन से डायग्नोसिस करने के बाद कब तक पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है और मेजर में कब तक की क्या लंबे अवधि तक इसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इसके बारे में जरा बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल. माइनर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है वो 4 से 6 हफ्ते में आना शुरू हो जाता है.
the person starts getting better within 4 to 6 weeks. जी. The treatment might continue for long, but the patient starts getting better within 4 to 6 weeks. In major psychiatric disorder, also the response starts within 4 to 6 weeks. The treatment continues for longer. हमारे पास एक कॉल है. Please ask your question. Okay, transfer the call. Hello. Yes, please. Hello. Yes, please ask your Sir, question. what are the features of mental illness in childhood days, sir? And Okay. what is the main reason for the infantile psychosis? Okay. What is the region of the main features of? Could you please repeat your questions? Infantile psychosis. Okay, डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, in children also you can have psychological problems. The problems in children are slightly different than the problems in adults, and the problems are expressing themselves in different ways according to the age of the child. With different ages, the symptoms change. The common problems in children are of depression, of overactivity, attention deficit disorder, and also of regression of biological functions like enuresis or encopresis. But psychosis is very, very uncommon in children. There is a confusion about the word infantile psychosis. What it implies is autism. Autism is not a psychiatric disorder, it's a separate kind of an illness. It used to be called psychosis earlier, now it is not called psychosis. Children can also have major psychiatric disorders, but they are likely to express themselves after the age of 5 to 6 years of age, but they are very, very uncommon. And the more common disorders are attention deficit hyperactivity disorder, depression, and enuresis and encopresis. Enuresis meaning bedwetting and encopresis meaning soiling of clothes. धन्यवाद डॉक्टर साहब. हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन हम लेना चाहेंगे. हमारे पास मिस भारती है, हम इनसे जानना चाहेंगे जो समाज में जब मैडम, अभी हमारे पास एक कॉल है, नागपुर से कॉल लेते हैं. हाँ, अपना सवाल पूछिए. नागपुर प्लीज अपना सवाल पूछिए. हेलो. हाँ, हमारा संपर्क नहीं हो रहा है. मैडम, आप ये बताएंगे जो जैसे कि स्टिग्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने चर्चा किया, खासकर जब ये डायग्नोज हो जाता है, जो परिवार में कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कोई साइकेट्रिक केसेस हैं, तो इस कंडीशन में उसके फर्दर पर्सनालिटी पे, फैमिली के या उसके पर्सनालिटी में क्या कुछ ऐसा इम्पैक्ट होता है? देखिए, दो चीज़ें हैं. एक तो फैमिली पे इम्पैक्ट, अभी हमने थोड़ी सी बात की कि फैमिली पे भी इम्पैक्ट होता है, इंडिविजुअल पे भी इम्पैक्ट होता है. फैमिली में जो इम्पैक्ट होता है, जो कि अभी मैंने भी पहले भी बोला था कि इकोनॉमिक हो सकता है, स्टिग्मा से रिलेटेड इम्पैक्ट हो सकता है, इमोशनल इम्पैक्ट, बर्डन ऑफ केयर बहुत ज़्यादा होता है, उसका हो सकता है. एक फीलिंग ऑफ लॉस आती है, क्योंकि कभी जब भी कोई जैसे कहते हैं धक्का लगता है, तो एक फीलिंग ऑफ लॉस आती है कि जो शायद जो हो सकता था वो नहीं है और अब एक चेंज के साथ रहना पड़ेगा, तो एक सेंस ऑफ लॉस भी आती है और उसकी वजह से फैमिली इटसेल्फ काफ़ी बर्डन हो जाती है. तो फैमिली का ये रिस्पॉन्स होता है. जो पर्सन के ऊपर जो आता है इम्पैक्ट, वो मेजर अगर आप देखें तो 3 लेवल पे आता है. एक तो थॉट लेवल पे आता है कि उसमें मैं थोड़ा सा फर्क करना चाहूँगी. जो मेजर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें कॉन्टैक्ट विद रियलिटी शायद ब्रेक अक्सर हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कॉल है. हाँ, नागपुर से कॉल है. प्लीज अपने सवाल पूछिए. संपर्क नहीं हो रहा है. हाँ मैडम, बताइए प्लीज. सॉरी. तो जो कॉन्टैक्ट विद रियलिटी है, उस वक्त जैसे डॉक्टर भगत ने जो डिल्यूजन्स की बात की, वो सब चीज़ें होती हैं उस वक्त. एक तो ये एक्सट्रीम हो सकता है. दूसरा हो सकता है कि बहुत सारे डर मन में आ जाए, डर आ जाए, फियर्स आ जाए, फोबियाज आ जाए. तीसरी तरह की थॉट्स जो हो सकती हैं वो डाउट्स के मन की तरह से हो सकती हैं कि बहुत सारे मन में वहम, शंकाएं आने लगे. लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार का होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स होने लगती है. नेगेटिव थॉट्स किस किस बारे में होती हैं? अपने बारे में, कि जो कि इलनेस से रिलेटेड भी हो सकती है. मैडम, ये तो जैसा कि आपने पहले बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, ये सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सोसाइटी में या फैमिली मेंबर से इसका क्या इम्पैक्ट होता है? जो अगर आपने डायग्नोज कर दिया या फैमिली में एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं या ऐसे कोई केसेस हैं, तो उस कंडीशन में क्या फर्दर, मतलब कि उस फैमिली अन मेंबर के बीच में क्या उसका इम्पैक्ट होता है? 2 तरीके के देखिए इम्पैक्ट. क्या वो सोचते हैं कि मतलब क्या
हाँ मैडम, हाँ प्लीज भुवनेश्वर, भुवनेश्वर आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो हाँ पूछिए। हेलो हाँ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। it is hello Yes, yes, please. It is Sirish Das from Odisha. हाँ प्लीज। Yeah. I have a question. I just heard your discussion Please. and it appealed me a lot. We are introducing the scheme of integrated education for the disabled children through NGOs. हाँ बताइए। And is there any provision by the MHRD to appoint some clinical psychologist or psychiatrist to take care of the children with mental illness or persons with mental illness? हेलो, जिसमें आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, बट हमारे पास समय कमी है और जो सवाल हमारे अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस से संबंधित होने चाहिए। फिर भी हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन हमारे पास समय कमी है। हम आपके सवालों को अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब हमने देखा, आपका सवाल हमने लिख लिया है, इसको नोट डाउन कर लिया है और आपको जवाब भेज दिया जाएगा। जैसा कि भी हमने देखा कि इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर भगत ने और मिस भारती तिवारी ने काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए। स्पेशली उन्होंने ये बताया जो खासकर मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन में क्या क्या दोनों के बीच मेजर डिफरेंसेस हैं और कैसे दोनों को अलग कर सकते हैं। और ये जो मीट दोनों के बारे में उन्होंने इसके बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। खासकर उन्होंने ये बताया मेंटल इलनेस को कैसे हम एसेस कर सकते हैं, खासकर कुछ ऐसे सिम्टम जो कि बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ ऐसे टिप्स दिए जैसे कि विचारों में अचानक परिवर्तन, नींद की कमी, भूख में कमी, इस तरह के उन्होंने छोटे छोटे टिप्स दिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर आसपास में कोई डॉक्टर्स अवेलेबल है उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी सलाह, डॉक्टर संपर्क नहीं है तो किसी एनजीओ से जो मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर भी हम आपको ये बता देना, उन्होंने ये बताया जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट है और वहाँ पर आप इनसे सलाह ले सकते हैं। आप जल्दी से पता बता दूं। हाँ, आप अपना ये सार्थक के, क्योंकि एक एनजीओ भी रन करते हैं, इनका नाम सार्थक है, इनके बारे में पता बता जाए। लेकिन हम इनसे आपको दर्शकों के बताना चाहेंगे जो विशेष जानकारी के लिए आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अचल भगत से मिल सकते हैं, लिख सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं, इनके पता बताएंगे। और विशेष जानकारी और कोई खास इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया B22 कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया न्यू दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rehabstd@nd.vsl.net.in और पता अभी आप देख रहे हैं जो कि सार्थक 24 हौस खास विलेज न्यू दिल्ली 110016 है। फोन नंबर 00126853846। ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप इनसे ईमेल आईडी के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में को अधिक से अधिक रोचक बनाने के लिए आज के इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक रोचक बनाने के लिए आपके सुझाव आमंत्रित है। हम कोशिश करें कि आपके आने वाले सुझाव को अगले कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। डॉक्टर भगत हमारे साथ आए, मिस भारती तिवारी आई, इनके लिए हम इनको धन्यवाद करते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और हम आपको ये फिर बताना चाहेंगे हमारा यह प्रोग्राम खासकर डिसेबिलिटी इशू से संबंधित ये प्रोग्राम हर एक बुधवार को प्रातः 11 बजे से 12 बजे एवरी वेडनेसडे को ये होता है, ज्ञान दर्शन के चैनल पर प्रसारित होते हैं। आप अपने कार्यक्रम अवश्य देखें और डिसेबिलिटी इशू से संबंधित जो भी सवाल हो उनको आप टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप डॉक्टर साहब आप आए हमारे साथ स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिस्टर भारती आपको भी धन्यवाद और आप दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार।